हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं शाम को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है और हमेशा हमारे सीरीज में परिवर्तन भी आपको मिलता है। आपका कोई भी एग्ज़ाम लगा हो या आने वाला एग्ज़ाम हो, है ना, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे पुलिस हो, लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, आरओ हो, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आप डेली क्लास लेते रहते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और डेली आपको प्रैक्टिस लगाना है। बाकी आप थ्योरी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आपके पास जो भी बुक हो। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाइएगा या आप लोग सर्च कर सकते हैं देव जी के ट्रिक्स, है ना, हिंदी, और इसके बाद टॉपिक के नाम डाल दीजिएगा, वो भी आप पर आ जाएगा। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, हर हर महादेव, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, सभी को नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आनंद कादम्बनी के संपादक आपके कौन थे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। चलिए बताना है कि यहाँ पर दिया है कि आनंद कादम्बनी के संपादक इनमें से कौन थे। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर आनंद कादम्बनी के जो संपादक हैं वो आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं। याद रखिएगा, प्रेम घन उपनाम किसका है, तो आप कहेंगे बद्री नारायण चौधरी का है। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है। हमने आपको हमेशा बताया है उत्कर्ष दिया है और अपकर्ष, उत और अप एक दूसरे क्या विलोम होते हैं। मतलब ऑप्शन अगर आपका बी आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेली टेस्ट पेपर लगाइए और डेली टेस्ट पेपर लगाइए तो ये जरूर देखिएगा कि कितने नंबर आप लोग सही कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमसे गलत हो जा रहा है। और अगर वो चीज़ गलत हो रहा है उस टॉपिक को उठाइए किताब और बिल्कुल से उसको एक दिन में से कंप्लीट कर डालिएगा, तब तो आपका सही है। ऐसा नहीं कि हम मॉडल पेपर ही डेली लगाते हैं, है ना, देव सर की क्लास में नहीं। जो भी चीज़ नहीं आती है ये जिसमें आप फंस जाते हैं उस चीज़ को किताब से उठाकर अच्छे से उसको पढ़िए ताकि दूसरे वीडियो में वो गलती आपको ना मिले। अगला देखो दिया गया है रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो देखिए रामचरितमानस की अगर भाषा की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर अवधी भाषा हो जाएगा, क्योंकि राम आपके अयोध्या से, आपका सिंपल सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होता है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका जो सटीक अर्थ बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा चारों तरफ जल ही जल नहीं, रास्ते का बंद नहीं होना है, यहाँ पर हो जाएगा दोनों ओर मुसीबत है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट चला जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बताना है कि भैया जो आपका अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं वो सही किस प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी का जवाब यहाँ पर सी आया है लेकिन सी नहीं होगा। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय। अर्थात जो रा उड़ा होता है वो रा के साथ ही लगा होता है। इस बात को भी याद रखना कि रा जो होता है वो रा के साथ ही लगा होता है और रा के साथ लगा है तो आपका आंसर यहाँ पर ए वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी आदिकाल के लिए जो वीरगाथा काल का नाम दिया था वो किसने प्रस्तावित किया था, ये बताना है। यहाँ पर बताना है कि आदिकाल के जो लिए जो वीरगाथा काल का नाम है ये किसने प्रस्तावित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है। तो जब ये आपको समस्या पड़े हर बार को मतलब जब भी एक प्रश्न मिलता है तो आपके दिमाग में थोड़ा सा जरूर आता होगा कि इसको पढ़ लें, बार बार ये क्वेश्चन मिलता है। तो याद रखिए आदिकाल के जितने भी नामकरण किया है, जिन लेखकों ने लिखा है, उसको आप हमारे प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य की प्ले लिस्ट है, ये हर चीज़ आपको कंप्लीट की गई है थ्योरी के माध्यम से। तो यहाँ पर याद रखिए आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम जो दिया है, प्रस्तावित किया है, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। याद रखिएगा इसे वीरगाथा काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी, है ना, सॉरी यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है वीरगाथा काल तो आपके रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ये जो राम कुमार वर्मा इन्होंने क्या कहा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा है। क्या नाम दिया है, तो इसको चारण काल नाम दिया है, चारण काल नाम दिया है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो राहुल सक्रात्यान है, राहुल सक्रात्यान ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। इसे क्या कहा है, तो आपका सिद्ध सामंत काल कहा है, इसको भी नोट कर लेना है। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल दिया है, इनको नोट कर लेना है क्योंकि ये चारों ऑप्शन आपके पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि दुल्हने गावहूँ मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्ति है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। और ये क्वेश्चन आपको एक बार नहीं बहुत बार बताया है। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हम आपको कहते हैं कि गलती मत करिएगा,
क्योंकि इसमें आप सभी में से बहुत लोग गलती करते हैं, लेकिन याद रखिए ये जो पंक्ति है वो आपकी कबीरदास की है, ना कि आपकी तुलसीदास की है। नोट कर लीजिएगा, ये जो पंक्ति है वो आपकी कबीरदास की है ना। दो पंक्तियाँ ऐसी हैं जो अपवाद स्वरूप आपको लगती तो जरूर हैं कि नहीं ये तुलसीदास हैं, लेकिन है नहीं है, ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित किया गया है? जवाब देना है। साथ में भैया जितने यहाँ पर साथी जुड़े हैं, है ना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहले जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, है ना, या यहाँ पर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद लिख दीजिएगा, है ना, ताकि पता चलता रहे कि नहीं आप लोग क्लास में नए जुड़ते जा रहे हैं, है ना, इस परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा ना हो बाद में कि आप आए और चले गए, पता भी ना चले हमको भी और ना आपको पता चले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है परमाल रासो किसको द्वारा रचित है? आप कहेंगे सर 58 नंबर दिया है, और परमाल रासो की बात करते हैं तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? डी नंबर, ये है आपकी जगनिक है। परमाल रासो का दूसरा नाम पूछ लेता है, तो हमने कहा परमाल रासो का दूसरा नाम होता है आलाखंड। क्या होता है? आलाखंड होता है, इसको भी नोट कर लेना है। जिसे 13वीं शताब्दी में महोबा के जो राजा थे परमाल देव के जो सामंत थे आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन यहाँ पर जगनिक के द्वारा किया गया है बहुत मार्मिक तरीके से। अगला दिया गया है कि मृगावती किसकी रचना है? बताना है कि मृगावती जो रचना है वाकई किसकी रचना है। मृगावती की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मृगावती जो रचना है वो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, कुतबन की हो जाएगा। और ये एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है यहाँ पर एक क्वेश्चन। ठीक है ना, जय हिंद भैया, जय हिंद जय हिंद। चलिए यहाँ पर देखिए, है ना, 2-4 लोग नए भी आज की क्लास में हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कुतबन हो गया है। अगला क्वेश्चन है मुद्री का तत्सम क्या होता है? तो देखो जब तत्सम पूछा जाए तो लगभग उसी से रिलेटेड आपको शब्द मिलेगा, है ना। राम राम भाई, राम राम। देखो मुद्री दिया है और मुद्री का तत्सम क्या हो जाएगा? मुद्री का हो जाएगा मुद्रिका। यहाँ पर जो आंसर आपका डी दिया है, हमने कहा था अगर रा लगा है नीचे चाहे रा ऊपर लगा हो वो हमेशा तत्सम होता है। तत्सम में जो आपके छत्रक ज्ञा होते हैं, छत्रक, और यहाँ पर जो आपका ज्ञा होता है, परिश्रम वाला जो अस्रा होता है ना, यहाँ पर अंक की बिंदी आपकी होती है ना। यहाँ पर ये जो शब्द होते हैं हमेशा तत्सम में ही आपको मिलते हैं, इसको भी नोट कर लेना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव है? चलिए कमेंट सबके देख रहे हैं, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका नाम लेते हैं तो दूसरा हाजिर हो जाएगा, वो कहेंगे सर जी मेरा नाम लीजिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नाम लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप ये सर हम नहीं पढ़ेंगे, आप हमारा सिर्फ नाम ले लीजिएगा, तो हम आपका नाम जरूर ले लेंगे। ठीक है ना, और अगर हमारे नाम लेने से आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर हम आपको कुछ भी ले सकते हैं, नाम कर सकते हैं, चाहे जितनी बार नाम ले लें। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव है? 61 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा मधुप दिया है, भ्रमर दिया है, तो हमने कहा सर जहाँ भी चांद की बिंदी लग जाए वो हमेशा तद्भव होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तद्भव आपका बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यथाशक्ति में समास क्या है? और यथा दिया है तो आप कहेंगे सर यथा शब्द क्या है? तो कहीं ना कहीं ये उपसर्ग है, और जिस समास में पहला शब्द उपसर्ग हो जाए तो याद रखिए, आंख मूंद कर लगाइएगा, याद रखिए अव्ययी भाव समाप्त का होता है, क्योंकि यही पद क्या होता है? प्रधान होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा है, जिसमें से देखा जाए तो अशोक के फूल भी है, कुटज भी आपका दिया है, व्रत और यहाँ पर विकास दिया है ना, और आपका विचार प्रवाह दिया गया है। 63 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्रत और विकास। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो दोस्तों ये आपका है शांति प्रिय द्विवेदी का है। किसका है? तो ये जो आपका दिया है वो आपके शांति प्रिय द्विवेदी का है, याद रखिएगा, शांति प्रिय द्विवेदी जी का आपका है, याद रखिएगा, शांति प्रिय द्विवेदी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो किया था वो किसने किया था? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो किया था वो किसने किया था? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी, जो कि आपका हमेशा से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तेरी बर्छी ने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए जब अलंकार दिया है तो हमने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है आपको कॉमन दिख रहे हैं। रूपक अलंकार आपका होगा नहीं, श्लेष अलंकार नहीं है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों का होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर यमक अलंकार होगा। कैसे होगा? बर्छी और बर्छी, एक वर्ची जो आपके होते हैं, है ना, पति देव आपके हो गए, वर हो गए, दूल्हा हो गए, जो वहीं पर एक बर्छी होता है जो हथियार होता है, तो आप कहेंगे सर इसके दो अर्थ आपके अलग अलग निकलेंगे, अर्थात ये यमक में आपके आएंगे। अगला है कि सूर्योदय का संविच्छेद बताना है। यहाँ पर सूर्योदय का संविच्छेद क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये आपका सूर्य धन उदय बनेगा, और सूर्य धन उदय सही लिखा है, और कौन सा लिखा है? सूर्य धन उदय। यहाँ पर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी भी दिख रहा है और आपका बी भी दिख रहा है। क्या बात है?
दो दो आपके ऑप्शन मिल रहे हैं। सूर्य धन उदय दिया गया है, तो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आपको भी दिख रहा है या हमें केवल दिख रहा है? बी और सी दोनों आपके एक जैसे मिल रहे हैं। क्या सही है कि नहीं सही है? देखो सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय दिया है ना। यहाँ पर बी और सी दोनों हैं, तो चलिए मानते हैं बी और सी आपके दोनों हो गए। अब आप ये बताइए कौन सी संधि है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए संधि कौन सी है, तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पर ये मात्रा बीच में लगी होती है, ओ की मात्रा अगर मिल जाती है तो आपका गुण संधि होता है, क्योंकि गुण संधि में एक ही मात्रा मिलती है बीच में, जैसे नरेंद्र हो गया, महेश हो गया। और अगर यहाँ पर ओ की मात्रा है तो आप कह सकते हैं कि ये गुण संधि आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपसे पूछा है। यहाँ पर जो तद्भव है 67 नंबर में वो क्या बनेगा? यहाँ पर देखो भ्रमर दिया गया है, अग्नि दिया है, मस्तक दिया है और आपका मछली है। हमने कहा आधा अक्षर अगर मिल जाए तो 99% है कि वो तत्सम हो जाएगा। आधा अक्षर यहाँ पर भी है और रा तो आपका है, तो तत्सम होगा ही होगा। तो बचा यहाँ पर क्या है? मछली, क्योंकि मछली का होता है मत्स्य होता है। आपका जवाब भी आ गया है डी नंबर, और सभी का जवाब आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? जब मोबाइल में नेट ना चला करे तो कभी कभी उसको स्विच ऑफ कर लिया करे, है ना। बेचारा थक जाता है, वो भी आप लोगों के उंगली से स्क्रॉल करते करते, नेट चलते चलते, है ना। तो थोड़ा कभी कभी मोबाइल को आराम दिया करें, ठीक है। देखो दिया है श्रृंगार रस दिया है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य नहीं होता, क्योंकि यह हास्य का होता है। क्रोध भी आपका नहीं होगा, उत्साह भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा रति हो जाएगा। याद रखिएगा उत्साह जो होता है वो आपके वीर रस का होता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अगला दिया है कि पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में से जो कारक है वो आपका कौन सा है? तो भैया पेड़ से बंदर कूदा, इसका मतलब है पेड़ से बंदर क्या हुआ? अलग हुआ। और जब अलग होने का भाव होता है तो अपादान कारक होता है, और अपादान कारक कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो आप कहेंगे चौपाई चरण में आपकी कितनी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 16 मात्राएं होती हैं, और 16 मात्राएं जो आपके होते हैं वो भैया याद रखिएगा क्या होता है? यहाँ पर चौपाई होती हैं। वहीं पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंधेर नगरी के लेखक आपके कौन हैं? अंधेर नगरी यहाँ पर बताना है, अंधेर नगरी के जो लेखक आपके हैं इनमें से कौन बनेंगे? देखा जाए तो 71 नंबर के ऑप्शन यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं आप सभी के। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर ये क्या है? एक नाटक है। देखा जाए तो अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, वैदिकी, हिंसा हिंसा ना भवती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। क्या हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? हमने कहा जब टा बोला जाता है तो जीभ आपको पीछे को फोल्ड हो जाती है, और जो आप बोलना चाह रहे होते हैं वो बिल्कुल क्या होता है? जाम हो जाता है, अर्थात अंदर की वायु बाहर नहीं आ पाती है, तो इसको मूर्धा कहते हैं। और मूर्धा कहते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी इसके साथ और भी आपके होते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, है ना, उनको भी आपको नोट करते हुए चलना है। अगला है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले जो आपकी कवि थी वो आपकी कौन थी? आदिकाल में देखिए पहेलियाँ लिखा था वो किसने लिखा था? तो आप कहेंगे सर आदिकाल दिया, और आदिकाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके अमीर खुसरो थे, है ना, अमीर खुसरो थे। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो आपके बन जाएंगे, है ना। और देखा जाए तो एक कवि और थे विद्यापति। कभी कभी आपको ऐसा भी होता है एग्जामिनर आपको घुमा देता है, आपने रट्टा मार लिया खुसरो, लेकिन अगर ये ना मिले तब क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर इनके साथ एक और थे विद्यापति। तो नोट कर लीजिएगा कि अगर विद्यापति मिल जाते हैं, है ना, विद्यापति मिल जाते हैं तो भैया विद्यापति और खुसरो, है ना, याद रखिए नाम ये प्रमुख आपके दोनों ही कवि अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते थे, और खुसरो जो आपके हैं पहले लिखने वाले यहाँ पर कवि थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी रचनाएं जो आपकी हैं वो गोस्वामी तुलसीदास की बनेंगी, जो ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया है, और सभी का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जी हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्साह किस रस के स्थायी भाव होता है? हमने कहा अगर आप यहाँ पर कोई भी कार्य करते हैं उत्साह होना चाहिए, और उत्साह जब होगा जब वीर रस उसमें होगा, तो याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्साह किस रस के स्थायी भाव है? तो आप कहेंगे सर ये वीर रस के स्थायी भाव है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हास्य का हास होता है, श्रृंगार करती होता है ना। यहाँ पर करुण की बात करते हैं तो शोक बन जाता है। अगला है भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो आपके हैं किस काल के हैं? आप कहेंगे सर वीरगाथा काल हो नहीं सकता है, भक्ति काल होंगे नहीं, आदिकाल होंगे नहीं, तो ये बचे हुए आपकी किसके हैं? तो आपके रीत काल के। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर रीत काल का आंसर बन जाएगा।
यहाँ पर देखा जाए तो आपकी इन्होंने छत्रसाल दशक जो आपकी शिवा बावनी है, शिवराज भूषण जैसी रचनाएं इन्होंने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर रीत काल में और भी कवि आपको याद रखना है, जैसे केशवदास हैं, मतीराम है, भिखारी दास है ना। यहाँ पर देखा जाए बिहारी है, घनानंद है, ये सब आपकी इसी काल के हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विनय पत्रिका की भाषा आपकी कौन सी थी। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। विनय पत्रिका याद रखिए आपकी ब्रजभाषा में है। तो आपकी व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका 78 नंबर में, और कहेंगे सर 78 का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर लगभग सभी का जवाब सही है। आप कहेंगे अनिर्वाचनीय होता है ना, क्या कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो होता है अनिर्वाचनीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। यहाँ पर बताना है कि सर अष्टछाप के जो कवि नहीं है वो आपकी कौन कवि नहीं है, यहाँ पर बताना है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए अष्टछाप के कवियों में देखा जाए तो यह सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपके सूरदास होते हैं, है ना। और यहाँ पर कौन से नहीं है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा ये जो नाभादास आपके दिए हैं। कौन है यहाँ पर जो आपके नाभादास हैं, ये अष्टछाप के कवि नहीं है। हमने कहा अष्टछाप के कवियों को बिल्कुल रटा होना चाहिए। सूरदास का नाम आता है, कुंभन दास, परमानंद दास, है ना, फिर कृष्णदास, नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी, ये 8 कवि आपको नोट करना है। अगला है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। यहाँ पर 80 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये सरदार पूर्ण सिंह का है। बहुत ही बार ये कविता, ये आपकी जो रचना है पूछी गई है। याद रखिए आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि आपका तद्भव दिया गया है। यहाँ पर तद्भव दिया है, इसका आंसर क्या है। हाँ बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर यहाँ पर तद्भव शब्द आपका जो दिया है वो आपका है ग्रह है, घटिका है, घोड़ा है और गा है। तो आप कहेंगे सर घोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 81 नंबर का ऑप्शन जो सी दिया गया है घोड़ा, ये आपका तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम घोटक होता है। क्या होता है, घोटक होता है। अगला है हफ्ता कैसा शब्द आपका दिया है। तो बोलते हैं ना हफ्ता वसूलने आया है, और ये हफ्ता आया है फारसी भाषा से। कहाँ से आया है, तो हफ्ता जो आपका आया है ये आपके फारसी भाषा से आया है। मतलब देखा जाए तो ये विदेशों से आया है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। देखिए 83 नंबर में पहला ऑप्शन है, संचित ने दूध और रोटी खिलाओ। ये क्या सही है, नहीं सही है। संचित ने दूध और रोटी खिलाई, ये ऑप्शन देखिए आपका बी वाला आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि आपका तत्सम दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका 84 है, और 84 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे दिया गया है नींबू। तो नींबू तो आपका हो नहीं सकता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका लोहा है, ये भी आपका नहीं होगा। नारियल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर लवण जो दिया गया है वो आपका तत्सम है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। यहाँ पर अगला दिया गया है कि संकल्प का संविच्छेद बताना है। यहाँ पर संकल्प है, और अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो आप कहेंगे सर संकल्प होता है समधन कल्प। क्या होता है, समधन कल्प होता है। अर्थात माँ जो दिया गया है वो आधा अक्षर के साथ होगा, तभी कहेंगे सर ये जो संधि है वो आपकी व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है। जब भी कभी यहाँ पर आधा अक्षर मिल जाए, है ना, हलंत लगा हुआ, तो समझ जाइएगा कि ये व्यंजन संधि आपकी है। अगला दिया गया है कि अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगर इसको हम तोड़ते हैं अंतिम को, है ना, तो आप कहेंगे सर अंतिम को अगर हम तोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन, तो आपका आंसर लगभग देखा जाए तो हो जाएगा अंत धन इम। अंत धन इम है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा आप सभी का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गजानन में कौन सा समास है। गजानन की अगर हम बात करते हैं तो भगवान, है ना, गणेश भगवान को कहते हैं। अर्थात ये विशेष अर्थ निकालता है, और जब विशेष अर्थ होता है तो बहुब्रीहि समास होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण आपको बताना है। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण आपसे कह रहा है। अब आप ये बताइएगा 88 नंबर में कि भैया यहाँ पर कह रहा है नहीं, फिर कह रहा है मैंने, फिर दिया है तक, फिर दिया है उसे देखा। देखना तो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिया गया है आपसे नहीं, तो आपका होगा नहीं। मैंने शब्द भी आपका नहीं होगा। अब आप ये बताइएगा आपका आंसर है यहाँ पर सही कौन सा किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, और जवाब भी यहाँ पर देखिए आपके आ गए हैं। तो हमने कहा सर क्रिया विशेषण में होता है कैसे, धीरे धीरे, जब तब, है ना, जब तक, ये शब्द जो आते हैं वो होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए ये क्रिया विशेषण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, यहाँ पर आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग की आपसे दिया है खुमान दिया है, खलिहान दिया है, खबर दिया है,
खाका दिया है, खबर आ रही है कि जल्द यहाँ पर आपका नोटिस आने वाला है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो खबर आ रही है अर्थात तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये खबर अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है। वाक्य में जहां सूरज निकलता है ये किस प्रकार का उपवाक्य है? तो भैया ये जहां सूरज निकलता है ये जहां से स्टार्ट हुआ है। और भैया हमने कहा था कि जब ऐसी शब्द आपकी आती है तो जहां शब्द जो आपका होगा वो इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ये क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निकलना भी इसी के साथ आपका दिया है ना, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो जहां से शुरू हुआ है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। प्रायोगिक होता है या प्रायोगिक होता है? दोनों में से आपको बताना है प्रायोगिक होता है या प्रायोगिक होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रायोगिक। क्या पहला ऑप्शन सही आ रहा है? क्या पहला ऑप्शन सही दिख रहा है? आप कहेंगे जी सर पहला ही ऑप्शन सही है, प्रायोगिक बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आसन और आसन शब्द दिया गया है। यहाँ पर देखिए 92 जो दिया है ना, यहाँ पर जो 92 नंबर दिया है इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये जो आसन और आसन सेम टू सेम दिए गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर जो बड़ा की मात्रा है उसको हटा दीजिएगा, ठीक है, आसन कर दीजिएगा आसन। तो भैया यहाँ पर आसन कर लीजिएगा। आसन और आसन, आसन मतलब होता है भोजन और आसन मतलब होता है बैठने की जो वस्तु होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर। भोजन और बैठने की जो वस्तु है उसे कहते हैं आसन और आसन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया पूछा गया है ना, और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ बनता भी है कि प्रेरणार्थक क्रिया जो आपकी इनमें से है वो आपकी कौन सी है? यह है पढ़ना, ओढ़ना, फैलाना और गिरना। तो देखो प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो स्वयं नहीं करता है ना, प्रेरणार्थक क्रिया स्वयं नहीं करती है, कर्ता दूसरे के द्वारा करवाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिया है फैलाना, है ना, तो आप कहेंगे सर आना जो आपका दिया गया है प्रत्यय, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी। अगर वाना प्रत्यय लगा होता तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाती। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पद क्रम के हिसाब से? पहला ऑप्शन देखिएगा, नहीं मिल रही है मेरी खूबसूरत कलम। तो पहला तो ऑप्शन ये से हटा दीजिएगा। खूबसूरत कलम मेरी नहीं मिल रही है, ये भी गलत दिया है। मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, ऑप्शन देखिए सी वाला बिल्कुल सही चला जाएगा और आपके सही जवाब आ गए हैं। अगला है यहाँ पर दिया है आयात का विलोम क्या होता है? तो भैया आयात करते रहेंगे, है ना, तो भैया देश गरीब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री लगे हैं और फिर निर्यात करते हैं। तो आयात और निर्यात अर्थात यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखो पुत्री की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पुत्री का पर्यायवाची देखो तनया होता है, द्विता होती है, तनुजा होता है, वनिता होता है। क्या वनिता मतलब होता है नारी, है ना, वनिता मतलब होता है नारी होता है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपको डी वाला लॉक कर दीजिएगा। अगला है कि अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? चलिए बताना है कि भैया जो अमृत का पर्यायवाची है वो आपका कौन सा है, ये बताना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? बताइएगा अमृत का पर्यायवाची, गलत नहीं होना चाहिए, नाक नहीं कटना चाहिए आपकी, ठीक है ना। चलिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अमृत का पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है सलिल दिया है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका है दिया है, फिर नीला है और आपका अमी दिया गया है। आप कहेंगे सर अमी जो दिया गया है ना, अच्छा यहाँ पर दिया गया है अमृत का पर्यायवाची, तो आप कहेंगे सर ये आपका डी नंबर है। अमी जो दिया है यही इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा क्योंकि पर्यायवाची है पूछा गया है ना। यहाँ पर इसके पर्यायवाची और भी आपके हो सकते हैं जो कि आप लोगों ने रटा भी है। यहाँ पर देखिए है हो नहीं सकता है क्योंकि ये घोड़ा का होता है, नीलय आपका हो नहीं सकता है, ना ही आपका शल्य हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है वर्ण किसका पर्यायवाची नहीं है? देखो वर्ण मतलब होता है जाति, वर्ण मतलब अक्षर होता है, वर्ण मतलब रंग होता है, लेकिन वर्ण मतलब वर्ग नहीं होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आप लगाइएगा, बी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। अगला है कि यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है। यहाँ पर अर्वाचीन और आपका विलोम होता है क्या? तो अर्वाचीन का विलोम होता है क्या? तो आप कहेंगे सर अर्वाचीन और यहाँ पर हो जाएगा कौन? तो आप कहेंगे अर्वाचीन और प्राचीन, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी वाला राइट हो जाएगा। अर्वाचीन प्राचीन, अर्वाचीन प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जन किसका विलोम होता है? आप कहेंगे सर अर्जन का विलोम जो होता है वो क्या होता है? अर्जन, जब आप अर्जन करेंगे, ग्रहण करेंगे तो इसका व्यय भी होगा, अर्थात आप कहेंगे सर व्ययन, इसका आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अभिनय जयदेव किसे कहा गया है? चलिए बताना है कि जो अभिनय जयदेव है वो किसको कहा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर अभिनय जयदेव जो कहा जाता है
वो किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सर अभिनय जयदेव कहते हैं। किसको कहते हैं? विद्यापति को कहते हैं, बिहारी को? तो आप कहेंगे बिहारी को तो नहीं कहते हैं, ये विद्यापति को कहते हैं, जो कि मैथिल भाषा के लिए जाने जाते हैं। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। यहाँ पर अगला है कि रामचरितमानस के सुंदर कांड की संख्या जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर देखिए 76 नंबर दिया गया है और हमने कहा था कि नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्रम आपको बिल्कुल नोट करना है, क्रम आपको तैयार करना है। याद रखिएगा कि भैया रामचरितमानस में सुंदर कांड जो आता है संख्या में कौन से नंबर पे आता है? कितने लोगों को पता है? 7 नंबर में कैसे हो जाएगा भाई? क्या कह रहा है और आंसर क्या दे रहे हो? 7 क्या दे रहे हो? क्या पूछ रहा है? आंख मूंद कर जवाब देते हो क्या भाई? यहाँ पर दिया है कि सुंदर कांड की संख्या पूछा है, रामचरितमानस में कांडों की संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पर सुंदर कांड पूछा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आंसर दे पाओगे। इतनी दिनों से पढ़ते हो गया, लेकिन कभी कॉपी में फर्स्ट पेज में नहीं लिखा होगा क्रम से कि लिख ले कि भैया पहले बाल कांड आता है ना, ये क्रम आपका होता है। तो कुछ ही लोगों का जवाब आया है, ये 5वां स्थान आपका है। याद रखिए इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला है कि भैया कवि मैथिली शरणगुप्त का जो प्रथम काव्य है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर बताना है मैथिली शरणगुप्त का जो प्रथम काव्य है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका जवाब आ गया रंग में भंग। हमने सोचा पता नहीं लोग क्यों जवाब दे रहे थे, क्यों बोल रहे थे रंग में भंग। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ही रंग में भंग छुपा हुआ है और जवाब आपका आ गया है, ये मैथिली शरणगुप्त का प्रथम काव्य है रंग में भंग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर हिंदी रीत के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार हैं? हिंदू रीत के अनुसार हमारे कुल संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? ये तो आपने जीके में पढ़ा होगा भाई, ये तो आपने जीके में भी पढ़ा होगा कि संस्कार होते हैं 16 होते हैं। कितने होते हैं? संस्कारों की संख्या आपकी 16 होती है। अगला दिया है ऐ मेरे वतन के लोगों, है ना, जरा आंख में भर लो पानी। यहाँ पर कहेंगे इस गीत के रचयिता जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं? चलिए बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा बताइएगा, गाने के लिए क्या जरूरी होता है? गाने के लिए क्या जरूरी होता है? सुर जरूरी होता है या शब्द जरूरी होता है? क्या जरूरी होता है गाने के लिए? सुर जरूरी होता है या शब्दों का संग्रह जरूरी होता है? आप बताइएगा जल्दी से, क्या सही आएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। गाने के लिए सुर एंड शब्द दोनों नहीं, दो में अगर एक ऑप्शन आ जाता है तो क्या जवाब देंगे? शब्द देंगे। चलिए मान लो अगर हमको शब्द आ रहा है और हम गा ही ना पाए, है ना, ऐ मोरे वतन, ऐ मेरे वतन के लोगों, लेकिन ये ऐ मेरे, तो यहाँ पर क्या है? सुर जरूरी होता है गाने के लिए, है ना। नहीं तो फिर हनी सिंह वाला जो आपका होता है ना, हनी सिंह वाला, वो भी शब्द होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी लय होती है। तो इसलिए आप कहेंगे सर सुर होना जरूरी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है ऐ मेरे वतन के लोगों, यहाँ पर ये गीत के जो रचयिता हैं वो आपके हैं कौन? तो आप कहेंगे सर ये कवि प्रदीप आपके हैं। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कवि प्रदीप आपका बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे दिया गया है कि सर किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? किस आचार्य ने रसों की संख्या यहाँ पर 8 मानी है? और आप कहेंगे सर रसों की संख्या जो आपकी 8 है ना, ये माना किसने है? तो माना है आपकी भरत मुनि ने माना है। इन्होंने कहा कि नाटक जब भी होता है उसमें शांत रस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप कहेंगे सर इन्होंने शांत रस को नहीं माना है, इसलिए आपके रसों की संख्या कितनी हुई? 8 हो गई है। अगला दिया है सगुण भक्ति के विरोधी कवि आपके कौन हैं? यहाँ पर देखिए क्या से दिया है, सगुण भक्ति के विरोधी जो आपके थे वो आपके कौन थे? तो ये जो आपके कबीर हैं, है ना, यहाँ पर जो कबीर हैं सगुण भक्ति के विरोधी थे, ये निर्गुण भक्त आपके कहेंगे। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका सी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि गलत युग्म आपको चुनना है 82 नंबर में। तो कहेंगे आंसू जो दिया है वो जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। बाकी बीजे कबीर का है, उर्वशी रामदेव दिनकर का है, प्रेम वाटिका रसखान का है। तो ऑप्शन आपका ए हो गया है। अगला है सूरदास की गुरु का नाम बताना है और इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया यहाँ पर जो आपके सूरदास के जो गुरु थे वो आपके कौन थे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, है ना। और डेली क्लास होती है 8:50। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तुरंत आइए नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।